Okay, in the last class we saw the beam solid angle. तो सॉलिड एंगल क्या था? जब कभी एरिया स्फेयर के सेंटर से एंगल बनाए तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। जब आर्क सर्कल के सेंटर से एंगल बनाए तो उसे क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। तो ये एक 3 डायमेंशनल का रेडिएशन पैटर्न है। ये कैसा पैटर्न है? पावर पैटर्न है। रिकॉल दैट ये नॉर्मलाइज पावर पैटर्न है। थीटा और फाई को क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? हम हमेशा जेड एक्सिस से मेज़र करते हैं। और फाई कहाँ से मेज़र करते हैं? हम एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं। तो हमने एक फिक्टिशियस टाइप का 3 डायमेंशनल रेडिएशन पैटर्न एज्यूम किया था। ये भी पी अमाउंट का पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी पी अमाउंट का पावर प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इसका हमने 2 डायमेंशनल पैटर्न बनाया था, एक्स एक्सिस से देखा था। इसका भी 2 डायमेंशनल पैटर्न बनाया था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था और फिर इसका एरिया निकाला था। जो भी चीज़ आपने ग्राफिकली करी वही चीज़ आपको मैथमेटिकली करना। चलिए, इसका इक्वेशन क्या था? पी एन थीटा फाई। इसका क्या था? ओम था। दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखिए, पी एन थीटा फाई और ओम को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। फिर क्या निकालना था? एरिया। तो एरिया निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो किसी भी बीम का ये बीम सेंटर से, स्फेयर के सेंटर से एंगल बना रही है, बिल्कुल बना रही है। तो इसका भी क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बीम का सॉलिड एंगल। अच्छा, इसको कभी कभी बीम एरिया भी बोलते हैं। एरिया क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम एरिया जैसा टर्म यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अपने को क्या देखनी थी? बेसिकली इसमें हमने क्या किया? 2 पैटर्न का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन जितने अमाउंट का पावर ये प्रोड्यूस कर रहा उतना ही अमाउंट का पावर ये फिक्टिशियस रेडिएशन पैटर्न भी प्रोड्यूस करना चाहिए, ये शर्त है। तो दोनों पावर क्या है? सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए, बीम सॉलिड एंगल कैसा निकाला? दोनों पैटर्न का आपस में 2 डायमेंशनल पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन किया और इंटीग्रेशन किया। तो देखिए, किसी भी रेडिएशन पैटर्न में मैंने बताया क्या था? किसी भी रेडिएशन पैटर्न में बहुत सारे लोब्स होते हैं। एक तो मेन लोब, दूसरा साइड लोब, तीसरा बैक लोब। अच्छा, इस मेन लोब को देखिए, क्या इस मेन लोब में दोनों पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन है? बिल्कुल है। क्या इस साइड लोब में दोनों पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन है। बैक लोब में भी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होती है? 0 से लेके पाई तक होती है। यदि इस मेन बीम का सॉलिड एंगल निकालना है, ये मेन वाली बीम है, मेजर लोब है, इसका सॉलिड एंगल निकालना है तो किन किन टर्म को कंसीडर करना पड़ेगा? पहली चीज़, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से लेके थीटा 1 तक। दूसरी चीज़, दोनों पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये कौन सा वाला पैटर्न था? ये जो ट्रायंगल वाला फिक्टिशियस टाइप का है, और ये ओरिजिनल टाइप का है। तो इसके लिए क्या लिखा था? पी एन थीटा फाई। इसके लिए क्या लिखा था? ओम। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना है? बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। देखिए, मल्टीप्लाई किया है। ओम की वैल्यू क्या होती है? डी ओम की वैल्यू साइन थीटा डी फाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी? 0 से लेके थीटा 1 तक। ऐसा क्यों किया? कि यदि दिमाग में हो कि माइनस थीटा से थीटा 1 तक इंटीग्रेट करना चाहिए तो आंसर इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा का कंस्ट्रेंट है थीटा के लिए, वो 0 से लेके पाई तक है। अच्छा, मान लीजिए इसका यदि सॉलिड एंगल निकालना पड़ता तो क्या करना पड़ता? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। किसको? पी एन थीटा फाई को और ओम को। देखिए, मल्टीप्लाई किया। थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखता? थीटा 2 से थीटा 3 तक। अच्छा, यदि बैक लोब के लिए निकालना पड़ता तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया है। पी एन थीटा और ओम को मल्टीप्लाई किया है। लिमिट क्या होगी? थीटा 5 से लेके पाई तक। थीटा 5 से लेके पाई तक। तो इसका तीनों का यदि आप सम करोगे तो टोटल बीम सॉलिड एंगल मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। टोटल बीम सॉलिड एंगल मिल जाएगा। तो टोटल बीम सॉलिड एंगल को हमने किससे दिखाया? ओम ए। ओम ए इज़ नथिंग बट इट इज़ द सम ऑफ मेन बीम का सॉलिड एंगल प्लस साइड लोब का सॉलिड एंगल
प्लस बैक लोब का सॉलिड एंगल। तो ये रिकॉल करिए और देखिए इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ बीम इफ़िशेंसी। बीम इफ़िशेंसी क्या है आप देखिए, यदि इक्वेशन को देखें तो आप देखिए कि बीम इफ़िशेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ बीम सॉलिड एंगल ऑफ मेन लोब। देखिए इस रेडिएशन पैटर्न को देखिए, इस रेडिएशन पैटर्न में मेन लोब है, बैक लोब है और साइड लोब है। तो क्या इस मेन बीम का सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कराना पड़ेगा? 0 से लेके थीटा 1 तक। दोनों पैटर्न का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये रेड वाला ओरिजिनल है और ब्लू वाला फिक्टिशियस है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये है कि मैथमेटिकली भी मल्टीप्लाई करना। तो इसका इक्वेशन क्या था? पी एन थीटा फाई। इसका इक्वेशन क्या था? ओम। तो देखिए पी एन थीटा फाई, ओम की वैल्यू क्या, डी ओम की वैल्यू क्या लिखते हैं? साइन थीटा डी फाई। फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एरिया निकालते थे। एरिया मतलब इंटीग्रेशन यूज़ करना। फाई कहाँ से वेरी करते थे? 0 से 2 पाई। थीटा कहाँ से वेरी करेंगे? 0 से थीटा 1 तक। तो मुझे मेन बीम का सॉलिड एंगल निकल जाएगा डिवाइडेड बाय बीम सॉलिड एंगल ऑफ ऑल लोब्स। ऑल लोब्स का मतलब क्या है? मतलब मेन लोब, साइड लोब, बैक लोब, तीनों का। तो इस वाले साइड लोब के लिए निकालना होता तो क्या करना पड़ता? थीटा 2 से थीटा 3 तक वेरी करना पड़ता। बैक लोब के लिए निकालना पड़ता तो कहाँ से कहाँ वेरी करना पड़ता? थीटा 3 से पाई तक, थीटा 4 से पाई तक वेरी करना पड़ता। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि बीम सॉलिड एंगल में कुछ नहीं है, दोनों पैटर्न का मल्टीप्लाई करिए और इंटीग्रेट करिए। तो ये इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ? बीम इफ़िशेंसी इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। बीम सॉलिड एंगल ऑफ मेन लोब डिवाइडेड बाय बीम सॉलिड एंगल ऑफ ऑल लोब्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए लिख दिया है 0 से लेके पाई तक। थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई तक वेरी करा दी। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि यदि आप 0 से लेके थीटा 1 तक वेरी कराएंगे तो किसका बीम सॉलिड एंगल मिल जाएगा? मेन लोब का। प्लस थीटा 2 से थीटा 3 तक वेरी कराएंगे तो किसका बीम सॉलिड एंगल मिल जाएगा? साइड लोब का। प्लस थीटा 4 से पाई तक वेरी कराएंगे तो किसका सॉलिड एंगल मिल जाएगा? साइड लोब का। तो बेसिकली आपने इंटीग्रेट कहाँ से किया? 0 से लेके पाई तक, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो आप लिमिट ब्रेक कर करके इसको इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए, स्ट्रे फैक्टर क्या होता है? अच्छा, दूसरी खास बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है ये लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आएगा क्यों? क्योंकि ऊपर केवल मेन बीम है और नीचे पूरे लोब्स हैं। मेन बीम प्लस साइड लोब प्लस बैक लोब, इसलिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। चलिए, तो मैं एक चीज़ पूछना यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, स्ट्रे फैक्टर। तो स्ट्रे फैक्टर क्या है ये देखिए। स्ट्रे फैक्टर इज़ नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल साइड लोब्स। जितने भी साइड लोब हैं सबके बीम सॉलिड एंगल। साइड लोब का मतलब क्या है कि साइड लोब प्लस बैक लोब। तो साइड लोब के लिए देखिए, आप पिछले वाले फिगर में देखिए थीटा 2 से थीटा 3 तक वेरी कराया था और थीटा 4 से लेके पाई तक। देखिए पिछले वाले पेज में कौन कौन से साइड लोब्स थे। ये देखिए, ये साइड लोब था क्या? इसका थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था? 2 से लेके 3 तक। क्या दोनों पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन था? बिल्कुल था। बैक लोब के लिए थीटा 4 से लेके पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि स्ट्रे फैक्टर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल साइड लोब्स बीम सॉलिड एंगल। बीम सॉलिड एंगल सभी साइड लोब्स का डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल सॉलिड एंगल्स, ऑल सॉलिड एंगल ऑफ ऑल लोब्स। तो ऑल लोब्स के लिए क्या है? ऑल लोब्स में क्या आ जाएगा? मेन वाला भी आ जाएगा, मेजर लोब भी आ जाएगा, साइड लोब भी आ जाएगा, बैक लोब भी आ जाएगा। तो स्ट्रे फैक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे? बीम सॉलिड एंगल सभी साइड लोब्स और बैक लोब का डिवाइडेड बाय बीम सॉलिड एंगल ऑफ मेन लोब प्लस साइड लोब प्लस बैक लोब। तो ये भी बात पक्की है कि स्ट्रे फैक्टर भी लेस देन 1 आएगा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी आइडियल रेडिएशन पैटर्न के लिए स्ट्रे फैक्टर क्या होना चाहिए?
मैं कहता हूँ स्ट्रे फैक्टर 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि रेडिएशन पैटर्न आइडियल है तो उसमें साइड लोब नहीं होंगे, उसमें बैक लोब नहीं होंगे। तो यदि मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी आइडियल रेडिएशन पैटर्न के लिए बीम इफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, तो आइडियल रेडिएशन पैटर्न में केवल मेन लोब होगा, साइड लोब प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसलिए बीम इफिशिएंसी उसकी एप्सिलॉन एम जो लिखा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्योंकि साइड लोब बैक लोब नहीं होंगे तो साई ओ ओम एम डिवाइडेड बाई ओम एम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। चलिए इसको कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो एक बात समझ में आई कि यदि बीम का सॉलिड एंगल निकालना है तो मुझे दो चीज़ की ज़रूरत है, एक तो नॉर्मलाइज पावर पैटर्न की और एक डी ओम की। तो मैं पहले सबसे पहले बताता हूँ कि नॉर्मलाइज पावर पैटर्न क्या है। ई थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, ये एम्पलीट्यूड है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस पावर, तो ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ई स्क्वायर थीटा को पी थीटा लिख सकता हूँ 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये है कि क्या ये नॉर्मलाइज है? आंसर इज़ नो। क्यों नॉर्मलाइज नहीं है? क्योंकि नॉर्मलाइज पावर पैटर्न में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो यहाँ पे पी एन यदि मुझे इसका नॉर्मलाइज निकालना है तो 25 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी एन थीटा लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो ये कैसा है? नॉर्मलाइज्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द बीम एरिया ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले ई थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो मुझे ज़रूरत किसकी है? पावर की। तो दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो कॉस पावर 4 थीटा मिल जाएगा। पी थीटा इज इक्वल टू, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कराना है? 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी कराना है। तो अब देखिए, इसका यदि मुझे सॉलिड एंगल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पी एन थीटा फाई की और देखिए साइन थीटा डी फाई की। पी एन थीटा फाई क्या हो जाएगा? अच्छा सबसे पहले देखिए क्या ये नॉर्मलाइज है? बिल्कुल नॉर्मलाइज है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है। कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा डी फाई। चलिए फाई की लिमिट कितनी है? 0 से लेकर 2 पाई तक। इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 पाई 0 टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से 90। कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा डी थीटा। चलिए इसको देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया, लिमिट चेंज किया, सॉल्व किया, तो मेरा आंसर ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आया? 1.26 स्टेरेडियन। अच्छा स्टेरेडियन को रिकॉल करिए, मैंने स्टेरेडियन की डेफिनेशन बताई थी कि 1 स्टेरेडियन इज़ नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 रेडियन इंटू 1 रेडियन। ये डेफिनेशन है स्टेरेडियन की। अच्छा, किसी भी बीम सॉलिड एंगल को या कि बीम एरिया को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल रेडिएशन पैटर्न है। किसी भी रेडिएशन पैटर्न में 2 प्लेन होते हैं, एक ई प्लेन और दूसरा क्या होता है? एच प्लेन। तो देखिए ये जो रेड कलर का है ये ई प्लेन है, ये जो ब्लू कलर का है वो एच प्लेन है। ये 3 डायमेंशनल रेडिएशन पैटर्न है। इसको मैंने सेपरेटली बनाया है। देखिए ये ई प्लेन है रेड कलर का, ये ब्लू कलर वाला एच प्लेन है। थीटा ई क्या है? हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन। थीटा एच क्या है? हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन। तो देखिए, तो ये एक प्लेन पे ये एक ही प्लेन है। एक प्लेन पे जब एंगल मेज़र करते हैं तो उसको किस में दिखाते हैं? रेडियन में। इसी तरीके से एच प्लेन इस केवल एक प्लेन है, उस पे जब एंगल मेज़र करेंगे तो क्या होगा? रेडियन। अच्छा, ये रेडिएशन पैटर्न इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो रेडियन इंटू रेडियन विल प्रोड्यूस स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन किसका यूनिट होता है? बीम सॉलिड एंगल का या कि बीम एरिया का। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से एक कॉमन सेंस निकाल के बोल सकता हूँ कि यदि ये स्टेरेडियन है तो पक्की बात है ये इन दोनों का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, थीटा ई और थीटा एच का। क्योंकि थीटा ई किस में है? रेडियन में। थीटा एच किस में है? रेडियन में। तो थीटा ई थीटा एच क्या है? हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन और एच प्लेन। तो लोग कभी कभी बीम एरिया को या बीम सॉलिड एंगल को ऐसा भी निकालते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखा था क्या कि यहाँ पे देखिए कि
एक पैटर्न कंसीडर किया था ई थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री वेरी कराई थी। तो आप देखिए इसके लिए बीम सॉलिड एंगल निकाला था, 0 से π/2 थीटा को वेरी किया था, 0 से 2π किसको वेरी किया था आपने, फाई को वेरी किया था, और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 1.26 स्टेरेडियन। अप्रॉक्सीमेट मेथड में ये देखिए ओम ए इज इक्वल टू थीटा ई और थीटा एच, थीटा ई क्या है हाफ पावर बीम विड्थ इन ई प्लेन, और थीटा एच क्या है हाफ पावर बीम विड्थ इन एच प्लेन, ये ई प्लेन पे और ये एच प्लेन पे। ई थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए पावर, तो ई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा, पी ई स्क्वायर थीटा क्या है पावर है, कॉस पावर 4 थीटा। हाफ पावर बीम विड्थ कैसे निकालते थे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पावर क्या हो जाए हाफ हो जाए, तो पी की वैल्यू हाफ रख दी कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 33 डिग्री, इसका 2 टाइम्स क्या होता है हाफ पावर बीम विड्थ, थीटा ई 66 डिग्री आया। अच्छा ये थीटा एच भी मैंने 66 डिग्री रख दिया, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह ये है कि किसी भी सिमेट्रिकल रेडिएशन पैटर्न में, कैसा सिमेट्रिकल रेडिएशन पैटर्न में थीटा ई और थीटा एच दोनों बराबर होते हैं, और यदि नॉन सिमेट्रिकल होता तो थीटा ई थीटा एच कभी भी बराबर नहीं होते। तो इस डेफिनेशन से जाएं, मुझे थीटा ई की वैल्यू पता चल गई, थीटा एच की वैल्यू पता चल गई, दोनों हाफ पावर बीम विड्थ हैं, दोनों की वैल्यू पता चल गई 66 डिग्री। अच्छा तो अब इसको स्टेरेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि 2π/360 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री रेडियन में कन्वर्ट, ये डिग्री रेडियन में कन्वर्ट, इसकी वैल्यू कितनी आई 1.32 स्टेरेडियन। देखिए इसमें कितनी आई थी 1.26, इसमें आई थी 1.32, इसमें ज़्यादा आ रही है, तो कितना एरर आएगा 1.32 माइनस 1.26 डिवाइडेड बाई 1.32 मल्टीप्लाई बाई 100, 5% का एरर आ रहा है। बात क्या समझ में आई कि ये कैसी मेथड है, अप्रॉक्सीमेट मेथड है, और ये कैसा है करेक्ट मेथड है, मतलब एक्यूरेट मेथड है। तो इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिविटी, और इसका एक फाइनल कंक्लूज़न है, यदि बीम सॉलिड एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर पैटर्न और एक फिक्टिशियस पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी एरिया हम निकाल सकते हैं। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।